हेलो एवरीवन, डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 अप्रैल 2026 और हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक हम लोग सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नई डिपोर्टेशन नीति के तहत जिला स्तर पर क्या व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए केवल पुलिस जांच टीम, ऑप्शन बी विशेष टास्क फोर्स का गठन, ऑप्शन सी न्यायिक समिति, ऑप्शन डी सीमा सुरक्षा बल की तैनाती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विशेष टास्क फोर्स, विशेष टास्क फोर्स का गठन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नई नीति के अनुसार प्रत्येक जिले में स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो अवैध प्रवासियों की पहचान, सत्यापन और निर्वासन का कार्य करेगी। अब क्वेश्चन हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है, संदिग्ध बांग्लादेशी या म्यांमार नागरिकों के सत्यापन के लिए अधिकतम समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन डी 120 दिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 90 दिन। सरकार ने पहचान प्रक्रिया को तेज करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय की है ताकि अनावश्यक देरी ना हो। अब क्वेश्चन थ्री देखते हैं। क्वेश्चन थ्री है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए डिपोर्टेशन एक कानूनी प्रक्रिया है, ऑप्शन बी पुशबैक, पुशबैक एक औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया है, डिपोर्टेशन में अदालत की भूमिका होती है। तो हम लोग तीन कथन दिए गए हैं, तीन में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर केवल एक और तीन, दो इसमें गलत है। पहला सही इसमें है जो डिपोर्टेशन एक कानूनी प्रक्रिया है, और तीसरा सही एक है डिपोर्टेशन में अदालत की भूमिका होती है। इसमें सेकेंड गलत है, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी केवल 1 और 3 ये सही है। अब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट, इसका व्याख्या देखते हैं। डिपोर्टेशन कानूनी प्रक्रिया है, ये सही है। पुशबैक यानी अनौपचारिक और बिना न्यायिक प्रक्रिया के, ये गलत है। अदालत की भूमिका डिपोर्टेशन में होती है, ये सही है। अब क्वेश्चन हम लोग फोर देखते हैं। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह केवल वीज़ा नियमों से संबंधित है, ऑप्शन बी यह 4 पुराने कानूनों को बदलता है, ऑप्शन सी यह केवल सीमा सुरक्षा पर केंद्रित है, ऑप्शन डी यह राज्यों को कोई शक्ति नहीं देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यह 4 पुराने कानूनों को बदलता है। यह अधिनियम 4 पुराने कानूनों को मिलाकर एक व्यापक ढांचा बनाता है और निगरानी तथा दंड को सख्त करता है। 5 है, नई डिपोर्टेशन नीति से संबंधित प्रमुख चुनौती क्या है? ऑप्शन ए तकनीकी कमी, ऑप्शन बी पहचान की समस्या और नागरिकों का गलत वर्गीकरण, ऑप्शन सी केवल वित्तीय समस्या, ऑप्शन डी सीमा की अनुपस्थिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पहचान की समस्या और नागरिकों की गलत वर्गीकरण। अब क्वेश्चन हम लोग 6 देखते हैं। 6 है, 6 से पहले इसका व्याख्यान देखते हैं। भारत में कई लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज नहीं है, जिससे गलत पहचान और वास्तविक नागरिकों के परेशान होने का खतरा बढ़ता है। अब क्वेश्चन हम लोग 6 देखते हैं। 6 है, भारत में थर्मल इनजस्टिस का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए तापमान का समान वितरण, ऑप्शन बी अमीर और गरीब के बीच ऊर्जा खपत का अंतर, ऑप्शन सी गर्मी का असमान प्रभाव जो कमजोर वर्गों पर अधिक पड़ता है, ऑप्शन डी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गर्मी का असमान प्रभाव जो कमजोर वर्गों पर अधिक पड़ता है। इसका व्याख्या है, थर्मल इनजस्टिस का मतलब है गर्मी का असर समाज के कमजोर वर्गों जैसे गरीब, मजदूर, महिलाएं पर ज़्यादा पड़ता है क्योंकि उसके पास कूलिंग संसाधनों की कमी होती है। अब क्वेश्चन हम लोग 7 देखते हैं। 7 है, भारत में हीट वेव को प्रभावी ढंग से नियंत्रित न कर पाने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए तकनीकी कमी, ऑप्शन बी हीट वेव का नोटिफाइड डिजास्टर न होना, ऑप्शन सी मौसम विभाग की कमी, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी।
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हीट वेव का नोटिफाइड डिजास्टर का ना होना। हीट वेव को अभी तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत नोटिफाइड डिजास्टर नहीं माना गया है, जिससे एनडीआरएफ जैसी फंडिंग नहीं मिल पाती है। अब क्वेश्चन हम लोग 8 देखते हैं। 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीट इंडेक्स के बारे में सही है? ऑप्शन है, यह केवल तापमान पर आधारित होता है। ऑप्शन बी, यह तापमान और आर्द्रता को जोड़कर महसूस होने वाला तापमान बताता है। तीसरा है, उच्च आर्द्रता के हीट इंडेक्स बढ़ता है। तो इसका 2 और 3 सही है और पहला गलत है। यह तापमान और आर्द्रता दोनों को जोड़कर महसूस होने वाला तापमान बताता है। तीसरा है, उच्च आर्द्रता से हीट इंडेक्स बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। 2 और 3 सही है और 1 गलत है। हीट इंडेक्स यानी तापमान प्लस आर्द्रता। आर्द्रता बढ़ने पर शरीर ठंडा नहीं हो पाता है, अधिक गर्मी महसूस होती है, इसलिए कथन 2 और 3 सही है। क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। 9 है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, केवल एयर कंडीशनर बढ़ाना। ऑप्शन बी, तापमान को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी, टिकाऊ कूलिंग को बढ़ावा देना और ऊर्जा खपत कम करना। डी है, केवल उद्योगों को नियंत्रित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, टिकाऊ कूलिंग को बढ़ावा देना और ऊर्जा खपत कम करना। आईसीएपी का लक्ष्य क्या है? कूलिंग डिमांड कम करना, ऊर्जा खपत घटाना, पर्यावरण अनुकूल रेफ्रिजरेटर अपनाना। 10 है, भारत में हीट संकट से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा वर्ग है? ऑप्शन ए, सरकारी कर्मचारी। ऑप्शन बी, आईटी सेक्टर। ऑप्शन सी, अनौपचारिक श्रमिक। ऑप्शन डी, उद्योगपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अनौपचारिक श्रमिक। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। आगे है, अनौपचारिक श्रमिक जैसे निर्माण मजदूर, रेहड़ी वाले, डिलीवरी वर्कर के पास कोई कूलिंग सुविधा नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, आय पर सीधा असर है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। 11 है, भारत रिपब्लिक ऑफ कोरिया संयुक्त रणनीति दृष्टि 2026 से 30 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल व्यापार बढ़ाना। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक आदान प्रदान तक सीमित रहना। ऑप्शन सी, बहुआयामी रणनीति साझेदारी को मजबूत करना। ऑप्शन डी, केवल रक्षा सहयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बहुआयामी रणनीति साझेदारी को मजबूत करना। यह विजन आर्थिक संबंधों से आगे बढ़कर रणनीतिक, रक्षा, तकनीकी, इंडो पैसिफिक सहयोग तक विस्तृत है। अब क्वेश्चन हम लोग 12 देखते हैं। 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, सीईपीए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार समझौता। दूसरा है, सीईपीए 2020 में लागू हुआ। थर्ड है, इसका उद्देश्य व्यापार असंतुलन कम करना है। तो इसका केवल ऑप्शन ए सही है। ये सही है इसका ऑप्शन ए। और ये में कौन कौन है स्टेटमेंट? ये में है ऑप्शन 1 और 3, सेकेंड इसमें नहीं होगा। अब क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। सीईपीए 2010 में लागू हुआ। स्टेटमेंट 2 गलत है। व्यापार बढ़ाना और असंतुलन कम करना इसका उद्देश्य, ये सही है। 13 है, वेलफेयर बनाम डेवलपमेंट बहस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, वेलफेयर दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित होता है। ऑप्शन बी, डेवलपमेंट केवल सब्सिडी प्रदान करता है। ऑप्शन सी, वेलफेयर तात्कालिक राहत देता है जबकि डेवलपमेंट दीर्घकालिक क्षमता निर्माण कराता है। ऑप्शन डी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वेलफेयर तात्कालिक राहत देता है जबकि डेवलपमेंट दीर्घकालिक क्षमता निर्माण करता है। वेलफेयर अल्पकालिक राहत, पीडीएस डीबीटी। डेवलपमेंट दीर्घकालिक क्षमता, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्किल। 14 है, संसद में विशेषाधिकार नोटिस किसके तहत लाया जाता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी,
नियम 222 लोकसभा। ऑप्शन सी अनुच्छेद 356। डी विधि विधेयक। प्रिविलेज नोटिस लोकसभा में 222 और राज्यसभा में रूल 187 के तहत लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नियम 222 लोकसभा। अब क्वेश्चन हम लोग 15 देखते हैं। 15 है संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये संविधान के अनुच्छेद 105 में वर्णित है। सेकेंड स्टेटमेंट है, ये पूर्णतः निरपेक्ष है। थर्ड है, ये संसद के कार्य को सुचारू बनाने के लिए दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर 1 और थर्ड है। 1 और थर्ड ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 105 संसद के विशेषाधिकार, ये सही है। ये फंडामेंटल राइट के अधीन नहीं है, स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, उद्देश्य है संसद का सुचारू संचालन, ये सही है। अब क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। 16 भारत में औद्योगिक दुर्घटना के संदर्भ में अब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत किस केस से जुड़ा। ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस। ऑप्शन बी MC मेहता बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स केस। ऑप्शन डी विशाखा केस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी MC मेहता बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन हम लोग 17 देखते हैं। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून औद्योगिक दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अनिवार्य बीमा का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सेकेंड है सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। 18 है, नेटिज डिजेस्टर्स का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए तकनीकी खराबी होने से वाली दुर्घटनाएं। ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न औद्योगिक दुर्घटनाएं। ऑप्शन सी केवल परमाणु दुर्घटनाएं। ऑप्शन डी मानव त्रुटि होने वाली दुर्घटनाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली औद्योगिक दुर्घटनाएं। अब हम लोग 19 की तरफ देखते हैं। 19 है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए केवल वेतन निर्धारण। ऑप्शन बी 13 श्रम कानूनों का एकीकरण और कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी केवल महिला श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा। ऑप्शन डी केवल औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। 13 श्रम कानूनों का एकीकरण और कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी इसका राइट 20 है, औद्योगिक दुर्घटनाओं के संदर्भ में इंस्पेक्टर राज फ्लैसी किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए अत्यधिक निरीक्षण से उत्पादन में कमी। ऑप्शन बी है निरीक्षकों की कमी और निगरानी का अभाव। ऑप्शन सी श्रमिकों की अधिक संख्या। ऑप्शन डी तकनीकी विकास का अभाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है निरीक्षकों की कमी और निगरानी का अभाव। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।